नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरह से मेरे प्यार बनाए रखें और लोगों तक मेरा जो मोटिव है पॉजिटिविटी फैलाने का और करियर रिलेटेड डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव बताने का आपको कि कौन-कौन सी और इंडस्ट्रीज़ हैं हिंदुस्तान में या विदेशों में जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं और लोगों ने करियर बनाया है और आज एक मुकाम पे पहुँचे हैं। तो उसी कड़ी में आज मैं अपने साथ में लाया हूँ, हमारे साथ में हैं संजीव सर, उनसे ही मैं डिस्कस करूँगा ज़्यादा और बताऊँगा कि सर ही अपने बारे में ज़्यादा बोलें रेदर देन मैं बताऊँ आपको। तो सर भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और सर का अच्छा खासा नाम है, बट सर ने वो नाम कैसे कमाया और उसमें आप कैसे उस इंडस्ट्री में पार्ट बन सकते हो या सर के साथ या इनडायरेक्ट खुद के कुछ को बना सकते हैं, उस तरह से ही डिस्कस हम सर से करेंगे। तो सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स सबसे पहले संजीव सर थैंक यू आपने मुझे टाइम दिया अपने थैंक यू। वैल्यूएबल शेड्यूल से। तो मैंने नमस्कार। कोशिश सर शुरुआत इसी से करते हैं कि आप अपने बारे में पहले बताएँ सर। हाँ, हाँ। मैं संजीव भट्ट, मैं एक ऑर्गेनिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। अब जैसे ही हम ऑर्गेनिक इंडस्ट्री बोलते हैं, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक फूड का मन में आता है और ये सच है, 99.9% ऑर्गेनिक इंडस्ट्री फूड से जुड़ी हुई है। ऑर्गेनिक दाल, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक फूड और जो वो अब ऑर्गेनिक स्टोर्स खोल रहे हैं, जो पिछले 5 सालों से ये चलन शुरू हुआ, पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनिक स्टोर्स खुल रहा है और इंडिया में भी अब आ गए हैं। तो वो फूड से रिलेटेड है। लेकिन मेरा जो फ़ील्ड है वो बहुत ही निश है। मैंने सोचा ऑर्गेनिक फूड तो है, क्यों ना हम ऑर्गेनिक हेयर कलर देखें। ओह! नाइस। जैसे ही हमने ऑर्गेनिक बोला तो इससे सिद्ध हो गया कि वो सिर्फ़ जड़ी-बूटियाँ ही हैं, है ना? और सिर्फ़ प्लांट, रूट्स, स्टेम मतलब हम प्राकृतिक प्लांट एंड फ्रूट्स एंड रूट्स को यूज़ करके अगर हम हेयर कलर बनाएँ जो पूर्णतः नेचुरल हो। और फिर मेरा उसका मन में मेरा विचार आया कि क्यों ना हम इसको 100% ऑर्गेनिक कर दें। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जड़ी-बूटियाँ हम यूज़ करेंगे, वो 100% ऑर्गेनिक होंगी। जी, बड़ा कठिन कार्य था, लेकिन चलिए मेहनत करके मैंने एक और कठिन इसलिए था कि उस समय तक पूरे वर्ल्ड में ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक छोड़ो, कि सिर्फ़ 100% नेचुरल हेयर कलर पॉसिबल नहीं है। ओके। उसमें आपको कोई ना कोई सिंथेटिक केमिकल्स मिलाने पड़ेंगे, तभी जाके कलर आएगा। तो मैं उससे पहले अभी तक मेरा काम जापान में स्टार्ट हो चुका था और जापान में मैं नेचुरल हिना को, सिंगल हर्ब नेचुरल हिना को एज़ ए हेयर कलर के रूप में देता था। तो उनको बहुत पसंद आया, लेकिन वो सिर्फ़ एक ही रंग देती थी हिना, ऑरेंजिश ब्राउन। तो उनकी डिमांड आने लगी कि भई हमको ब्लैक चाहिए, हमको डार्क ब्राउन चाहिए, हमको ब्राउन चाहिए, हमको रेड चाहिए। अब ये मेरे लिए बड़ी चैलेंज का काम हो गया। तो मैं पहले इंडियन लैबोरेटरीज़ गया तो उन्होंने कहा कि संभव नहीं है। फिर मैं अमेरिकन लैबोरेटरीज़ में गया तो उन्होंने कहा ये भी संभव नहीं है। मैं यूरोपियन लैबोरेटरीज़ गया तो उन्होंने कहा ये संभव नहीं है। तो फिर मैंने एक चैलेंज लिया और अपने घर पे ही एक लैबोरेटरी खोल ली ओके, और फिर मैंने अपनी आयुर्वेदिक ग्रंथों का अध्ययन किया और तब पाया मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें कोई रिसर्च वर्क है ही नहीं। सारा रिसर्च वर्क 1857 तक सीमित था। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों है? तो जब डीप में गया तो पता चला कि अंग्रेज़ों ने जब हम अंग्रेज़ों के शासन में थे, ईयर 1857 में आयुर्वेदा को बैन कर दिया। ओह! क्यों बैन किया? क्योंकि ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो कि इंडियन रॉ मटेरियल पे ही हुआ था, जिसके लिए अंग्रेज लोग रेलवे लेके आए थे। रेलवे पोर्ट तक जाती थी जी, और पोर्ट से वो लोग शिप से इंग्लैंड भेज देते थे, जी, यहाँ से खनिज पदार्थ, रॉ मटेरियल। जी, तो एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मशीनीकरण का दौर स्टार्ट हुआ। उससे वहाँ पर इंग्लैंड में जो एलोपैथिक मेडिसिन बनती थी, उसका जो प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया। अब मैं उन्होंने पूरे इंग्लैंड में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो भी सरप्लस है। फिर इन्होंने पूरे यूरोप में डंप कर दिया, फिर भी सरप्लस। तो उनका अब क्या करें? तो किसी बुद्धिजीवी ने उनको सजेशन दिया कि आपका राज तो इंडिया में है और इंडिया में बहुत सारे शेर हैं। जी, आप इंडिया क्यों नहीं ट्राई करते? तो उन्होंने इंडिया में एक अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी ख़ासियत है, वो पहले मार्केट रिसर्च कराते। मार्केट रिसर्च के लिए किसी को भेजा, उसने पूरे इंडिया में दौरा किया और आके रिपोर्ट दी कि आप काबिल नहीं हैं, आप वहाँ सफल नहीं हो पाए। जी, उनका क्यों? उनका क्योंकि इंडिया में गली-गली आयुर्वेदा चलता है जी, और उस समय आयुर्वेदा बहुत ही
चरम सीमा पर था, 1857 की बात कर रहा हूँ। जी, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते थे, वो एक प्रिस्क्रिप्शन लिखते थे और फिर जैसे केमिस्ट शॉप है आजकल, ऐसे ही जड़ी-बूटियों की शॉप्स होती थी। तो जो वो रेसिपी लिखते थे डॉक्टर, वो केमिस्ट शॉप में जाके वो उसको फ़ॉर्मूलेट करके सप्लाई करता था कि आप लो। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने बैन कर दिया, तो आयुर्वेदा का प्रैक्टिस इल्लीगल हो गया और ओह! सबसे पहले आयुर्वेदिक शॉप्स खत्म हुई। फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखना खत्म हुआ डॉक्टर्स का, जैसे आजकल डॉक्टर लिखते हैं। जी, तो अब लेकिन आयुर्वेदा नहीं रुका। डॉक्टर्स ने घर पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और अपने पीछे कमरे में, आंगन में जड़ी-बूटियाँ घोल-मेल के पुड़िया बना के दे देते थे। जी, मैं बचपन से आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास जा रहा हूँ, अपने बाबा के संग, पिताजी के संग। वो लोग पुड़िया बना के देते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि खाली पुड़िया बनाई क्यों देते थे। हाँ, अब मुझे समझ आया कि जी, प्रूफ ना छूट जाए, इसलिए करेक्ट, सिर्फ पुड़िया। जी, हाँ, क्योंकि ऑफ़िशियली वो बैन्ड है, अब तो चलिए यूज़ नहीं बैन कर सकते। अगर प्रैक्टिस करेंगे तो जेल चले जाएँगे। जी, तो पुड़िया बना के दे दे, हमने तो कोई प्रूफ ही नहीं। जी, तो ऐसे करके और जो ज्ञान था वैद्यों का, वो बाय वर्ड ऑफ माउथ, हाँ, करेक्ट, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स रिसर्च वर्क उन्होंने या तो वो ले गए या उन्होंने जला दिए करेक्ट, और नया रिसर्च वर्क चूँकि बैन था तो हो नहीं कर नहीं सकता। सकता, करेक्ट, तो इसलिए इसके ऊपर जो और वो अपने बच्चे को बताते थे, वो अपने बच्चे को बताते थे, तो आज की तारीख में आयुर्वेदा का ज्ञान जो उस समय था उसके मुकाबले मुश्किल से 10% है। ओके। जबकि अब तो कोई बैन भी नहीं है, अब तो हट हाँ, चुका है। लेकिन अब जब गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आयुष, मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ। जी, आयुष करके उसमें उन्होंने सबको इंडस्ट्री के लोगों को इन्वॉल्व किया तो रिसर्च हब पे रिसर्च को एनकरेज कर रहे हैं, जो ओके, बहुत अच्छी बात है। तो आयुर्वेदा में फिर से अब जान आई है 1857। अब कमिंग बैक टू अवर टॉपिक, अब कोई ज्ञान ही नहीं तो मैं बनाऊँ कैसे? जी, तो फिर मैंने ये बीड़ा अपने आप लिया। मैंने कुछ नहीं किया, जैसे क्लास 5वीं में हमको सिखाया जाता है नीला पीला मिलाओ तो ये बन जी, जाता है, जी, लैब में, जी हाँ, ऑरेंज बन जाता है अगर रेड में येलो डालो, तो जी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स जी, को मैंने लिया और उससे रिलेटेड हर्ब्स को आइडेंटिफाई किया अपने ग्रंथों से, अपने एंशिएंट जी, ग्रंथों से जी, और उनसे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। अब जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, तो जैसे हमने मान लो रेड में येलो डाला तो ऑरेंज आना चाहिए, लेकिन ऑरेंज नहीं आया। मैंने कहा ये क्या? तो इससे मैंने एक और बहुत बड़ा निष्कर्ष निकाला कि जो हमको पता है जैसे कि हिना में लासोनिया इनर्मिस एक्टिव है, जी, आंवला में ये फला एक्टिव है, जी, ठीक है ना? लेकिन ये सिर्फ 1857 की रिसर्च तक है। जी, जब हमने मिलाया तो कुछ और ही रिजल्ट निकल के आया। जी, तो उससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे हर्ब्स के अंदर बहुत सारे अननोन एक्टिव्स भी हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुए ओके, और कुछ एक्टिव ऐसे होते हैं जैसे लासोनिया इनर्मिस में वो रंग देता है। लेकिन कुछ एक्टिव सुप्त पैसिव स्टेट में होते हैं। वो एक्टिव तब होते हैं जब दूसरी हर्ब्स के साथ मिश्रण में आते हैं। जी, तो ये ज्ञान मुझे मिला, मैंने बहुत फिर उसको यूज़ करके मुझे एक टेक्निक मैंने अनुभव से निकाल दी कि इसको करके हम कैसे बेटर कलर कर सकते हैं। जी, क्योंकि ये जड़ी-बूटियाँ दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये निकाली कि एक पर्टिकुलर रेशियो में ही काम करती हैं। जी, अगर मैं आज आपको फ़ॉर्मूला भी बता दूँ ना, तो भी लोग नहीं बना पाएँगे। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि एक वो पर्टिकुलर टैक्टिस चाहिए आपको ब्लेंडिंग की। जी, तो एक पर्टिकुलर रेशियो में ही रंग आता था, वरना बालों पे रंग नहीं आता। तो बस ईश्वर की कृपा समझिए या गॉड इज़ वेरी काइंड आई विल से कि मैंने 5 साल अथक परिश्रम किया। पहला कलर मेरा 5 साल की रिसर्च और रात-दिन अथक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बाद निकला। वो मैंने फिर जापान भेजा। ओके, जब मैंने जापान भेजा तो 10 दिन के बाद जापानी का फ़ोन आया। मैंने कहा हाँ। बोले कि तुमने क्या भेज दिया? अच्छा, मैं डर गया, मैंने कहा किसी के बाल उड़ गए, कोई गड्ढा हो गया, सही बात है। किसी के रिसेप्शन आ जी, गए। जी, जी, मैंने कहा मैंने तो 100% नेचुरल जड़ी-बूटियों से बना हुआ नेचुरल टेस्टेड ब्राउन है, भेजा। जी, बोला नो, नो, नो इट इज़ नॉट नेचुरल ब्राउन। हुँ, इट इज़ सो गुड आई कॉल इट सुपर नेचुरल ओके, ब्राउन। तो साथ में साथ में तो हाँ, सुपर नेचुरल ब्राउन जब उसने बोला तो मैंने एक ब्रांड निकाल दिया सोनाब ओके, नाइस, सुपर तो उससे आपने नेचुरल नाम निकाला, ब्राउन। वेरी नाइस, हाँ, वेरी बस नाइस, ऐसे ही शुरुआत हुई और उसके बाद हम एक एक नब्ज़ हाथ में आ गई। जी, एक्सपेरिमेंट करते चले गए और आज मेरे पास 24 कलर्स हैं ओह, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से कि एशिया है बालों के हिसाब से ये है, यूरोप के बालों के हिसाब से ये है, अमेरिका बालों के हिसाब से ये है और मैंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। ग्रेट सर, तो पहला ये है स्टेप कि आपको घबराना नहीं है, किसी भी चीज़ को असंभव नहीं समझना है और उसपे अथक प्रयास करना है। पहला ये।
तो तब जाके, और उससे भी पहले आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन रखना है। और लेकिन ये तो बहुत ज़रूरी है, डिटर्मिनेशन तो हम रखेंगे, लेकिन दिशा क्या लें? जी, तो दिशा ये होती है कि आपको कोई ना कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें, अगर आप जनरल प्रोडक्ट निकालोगे तो आप भीड़ में खो के रह जाओगे, उसमें बड़े-बड़े दिग्गज पुराने बैठे हैं, जी, तो क्या करें? अच्छा, अब इनोवेशन की बात आई, भई इनोवेशन में तो बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है, हर कोई तो आइंस्टाइन है नहीं, बिल्कुल। तो क्या करें? क्या कॉमन मैन को सक्सेसफुल, फेमस, रिच एंड फेमस बनने का हक नहीं है क्या? जी, या जो बेचारा इनोवेटिव नहीं है, क्या वो ज़िंदगी नौकर बन के निकालेगा? बिल्कुल। नो, अगर इनोवेशन काम नहीं करता, तो यूज़, मैंने ये अपने अनुभव से निकाला, जी। रिनोवेशन। ओह! नाइस। एक्जिस्टिंग चीज़ को लो और उसको नई तरीके से पेश करो। जी, अब मैंने जड़ी-बूटियाँ को आविष्कार नहीं किया, ना मैंने बिल्कुल, डिस्कवर की। बिल्कुल। मैंने जड़ी-बूटियों को नेचुरल हेयर कलर के यूज़ में रिसर्च करके डाला। जी, पेश किया, जो वर्ल्ड में था ही नहीं। इसलिए मैं अपनी एक वर्ल्ड अलग में पहचान बना। इमेज बना पाया। करेक्ट, अब इस इमेज के लिए ऑक्सफोर्ड ने मुझे प्रोफ़ेसर की उपाधि से नवाज़ा है। वेरी नाइस। एक दिन अचानक वहाँ से मैसेज आता है, 2016 की बात है, कैसे-से हम आपको, तो मैंने कहा ये क्या बात हो गई? क्या पूरे वर्ल्ड में कोई और एक्सपर्ट मिला ही नहीं? ये कैसे संभव है? क्योंकि मैं अपने आप को तो बॉय नेक्स्ट डोर ही समझता हूँ। जी, जी, तो नहीं, आपको आना है, या आपको ऑक्सफोर्ड आना है। मैंने वाइफ को बोला, हमने कहा चलते हैं, ये देखी जाएगी। जी, जी, क्या कैच है कि पकड़ के मारेंगे जी, पीटेंगे। जी, सही बात। तो हम वो ऑक्सफोर्ड पहुँच गए, वहाँ उन्होंने बहुत इज़्ज़त दी, वहाँ के टाउन हॉल में हमें, मेरे जैसे और भी कई थे वर्ल्ड ओवर से। जी, तो उन्होंने कहा कि हमने रिसर्च की और पूरे वर्ल्ड में 100% नेचुरल में और ऑर्गेनिक हेयर कलर में, 100% नेचुरल एंड 100% ऑर्गेनिक हेयर कलर में आपका ही मिला, और आपके अलावा कोई दूसरा एक्सपर्ट हमें इस पृथ्वी पे नज़र नहीं आया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जी, तो उन्होंने मुझको प्रोफ़ेसर की उपाधि दी, और मुझको ये ऑफ़र भी किया, कभी भी कोई आप इस फ़ील्ड में कोई फैकल्टी खोलना चाहें, या बैचलर ऑफ ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स करना चाहें, तो आप खुले हाथ से हम आपको वेलकम करते हैं। अब ऑफ़र इतना अच्छा था, लेकिन मैंने फिर बड़े ध्यान से सोचा। मैंने कहा मेरी बड़ी इच्छा हुई, क्योंकि प्रकृति से तो मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक प्रोफ़ेसर हूँ। मैं बिज़नेसमैन नहीं हूँ, क्यों जी, कमर्शियल एस्पेक्ट में नहीं सोचता हूँ, मैं जी, सोसाइटी का बेनिफिट सोचता हूँ। जी, और अपना मुनाफ़े के बारे में नहीं सोचता हूँ, प्रकृति के बारे में सोचता हूँ, जी, अर्थ के बारे में सोचता हूँ, एनवायरनमेंट, कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी, प्लांट्स के बारे में सोचता हूँ। तो जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, वो बिज़नेसमैन नहीं, वो इमोशनल होते हैं, एक आर्टिस्ट होते हैं। उन्हें कमर्शियल सेंस नहीं होता है। तो मैं एक पहले तो सबसे पहले तो मैं एक एक वैज्ञानिक हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ। तो वहाँ गए, उन्होंने मुझे नवाज़ा, तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे ऑफ़र किया। तो पहला मुझे इमोशनली ये आया कि हाँ, हमको वहाँ चलना चाहिए, खोलना चाहिए। फिर मेरे मन में आया, उन्होंने कहा नहीं, अब आपको काफ़ी बड़े फंड देंगे और आप और रिसर्च करिए। लेकिन वो उनकी बहुत-बहुत, उसके लिए मैं आभारी हूँ, लेकिन जब बिटवीन द लाइन मैंने सोचा, इससे देश का क्या फ़ायदा होगा? जी, ये तो मेड इन इंग्लैंड हो जाएगा, और जबकि हमारे देश को इसका लाभ मिलना चाहिए, गौरवान्वित हमें अपने देश को करना चाहिए। जी, तो ये सोच के मैंने फिर उनको हाँ नहीं बोला। ना हाँ किया ना किया, उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, जी, करेक्ट, तो मेरी कर्तसी होती है कि मैं उनको ब्लंटली मना नहीं करूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो मैं आज और एक तक तरह से नहीं गया। फ्यूचर के लिए आपने उस ऑप्शन को हाँ, ओपन रखा है ऑफ़र कि भाई रखा कभी है। लगा कि नहीं, जब इंडिया में भी अपन ने एस्टेब्लिशमेंट कर दिया है और वहाँ पे भी हम बच्चों को इस तरह से एक इनोवेशन की तरफ वो ले जा कहते हैं सकते आप हैं, तो वो बच्चों को एक। गाइड करो, उनका जी, मकसद अच्छा है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वी डोंट नो। और देखिए 50 बिलियन पाउंड एक बड़ी रकम होती है, जी, और वो रिसर्च के लिए अगर दें, तो मुझे तो साइंटिस्ट को और क्या चाहिए, अंधे को क्या बिल्कुल चाहिए, 2 और क्या। आँखें। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ़ मेड इन इंडिया की वजह से जी, मैंने उसको कही। जी, जी। इसका हालाँकि मुझे बहुत लाभ हुआ। एक स्किल इंडिया करके एक जी हाँ, अंडर इंडिया मोदी में जी का चलता है। डिपार्टमेंट हाँ है, जी, एक बार हाँ जी। मुझे उससे कॉल आया ओके, कि सर, मैंने कहा हाँ, हाँ, आप तो, हमने रिसर्च की है, और आपका प्रोडक्ट तो 100 प्लस कंट्रीज़ में है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? मुझे जब तक नहीं आभास था। बोले हाँ, हम आपको ऑनर करना चाहते हैं, सम्मानित करना चाहते हैं। आपको यहाँ विज्ञान भवन में आना है, और वहाँ पर मोदी जी आपको मेक इन इंडिया में आप हेल्प करो। तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, नहीं तो पहले तो मैंने मना कर दिया। फिर मैंने कहा क्या कोई
पॉलिटिकल है, कोई डोनेशन वगैरह देना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, इसमें क्या डोनेशन? मैंने कहा बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे पहले विश्वास नहीं था। जी, तब से मैं मोदी जी का फैन हो गया कि जी, वाक़ई ही मीन इट। नहीं तो मैंने करेक्ट, सोचा पॉलिटिकल लीडर है, कोई ना कोई बेनिफिट होगा। बिल्कुल। 1 पैसा नहीं डोनेशन, और मुझे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया जी, विज्ञान भवन। जी, जी, कितनी बड़ी बात है बिल्कुल सर। कि आप मेक इन इंडिया और 100 कंट्रीज़ में आपका ब्रांड है। जी, कितनी बड़ी बात है। बहुत ऑनर किया, बड़ी खुशी हुई। बिल्कुल सर। ख़ैर उसके बाद फिर ऑक्सफोर्ड ने भी प्रोफ़ेसर की उपाधि दी, फिर उसके अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट की उपाधि दी। तो पूरे वर्ल्ड ने जब रिकॉग्नाइज़ किया, भले ही आज हम लॉरेल जैसे नहीं है, आज हम बिलियन ऑफ डॉलर में नहीं है, लेकिन ये जो रिस्पेक्ट है मेरी एज़ ए ओनली एक्सपर्ट, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को हर चीज़ कमर्शियल नहीं होती है। और मैं ये कहता हूँ, लग्ज़री की भी एक सीमा होती है, जो मैंने उदाहरण दिया। जी, आप ये नहीं कहता कुटिया में रहो, आप बेसिक लग्ज़री इकट्ठी करो, लाइफ़ अपनी कंफर्टेबल करो, फिर उसके बाद व्हाइट गूस चेज़ में मत पड़ो, उसके बाद डू फॉर सोसाइटी। तो पहला जो मैंने अपने अनुभव से कुछ स्टेप्स टू सक्सेस निकाले हैं, जो मैं बच्चों के लिए शेयर करना बिल्कुल सर, चाहूँगा। मोस्ट वेलकम। और ये स्टेप्स टू सक्सेस बेटा विश्वास करो, कोई भी तुम कुछ भी बन सकते हो, तुम शाहरुख खान भी बन सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ़ एक ही काबिलियत चाहिए, वो है साउंड माइंड, कुछ नहीं। तुम्हें अमीर घर में पैदा होना है, नहीं। तुम्हें किसी एक अमीर देश में पैदा होना है, नहीं। तुम्हारे तुम्हारे को बहुत हाई क्वालिफ़िकेशन हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड हो, नहीं। तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ एक साउंड माइंड जी, और कॉमन सेंस। ये बाद में मुझे पता चला कि कॉमन सेंस इज़ नॉट ओके, कॉमन। ओके। ये तो आपको एक साउंड माइंड, कुछ जी, भी नहीं चाहिए। जी, और पहला स्टेप शुरू होता है सक्सेस का, एक थिंक बिग, एक बड़ा सपना देखने की हिम्मत करो, डेयर टू ड्रीम हुँ, बिग। और जब आप बड़ा सोचने की हिम्मत करोगे, सेकंड स्टेप इज़ वेरी स्ट्रांग डिटरमिनेशन टू अचीव इट। आप देखो आप इसके लिए क्या सर्वस्व निछावर कर सकते हो? और मैंने कहा था मैं तो सर जो मेरे पास है मैं निछावर कर दूँगा। मैंने इतनी बड़ी नौकरी एमएनसी की जिसमें मैं फुल इंचार्ज, और उस समय कार मुझे मारुति नहीं ओमनी वैन दे रखी थी कंपनी जी, ने, और पावर थी, सब था। सबने कहा पागल, इतनी अच्छी सैलरी, सबने कहा पागल हो गया। हुँ, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। जी, और दुनिया की बत सुनो, एक आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, सुदृढ़ निश्चय, क्योंकि अगर सुदृढ़ निश्चय नहीं करोगे तो आप बहुत जल्दी भाग जाओगे। जी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो जहाँ हो वहीं रहो। जी, अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन बिल्कुल, नहीं आजकल है लोग और आप नेगेटिव हो जाते हैं। सैक्रिफाइस नहीं कर सकते, जी, तो ये चूँकि आसान नहीं है डगर प्रगति, है जी, ना? हाँ, पहले डेयर टू ड्रीम बिग, सेकंड स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन, फिर तीसरा जो आप सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हो। मैंने कहा मैं पूरा टाइम दे सकता हूँ। जो भी मेरा पीएफ का पैसा नौकरी छोड़ के आया मैं न्यौछावर करूँ। और एक फायर एंड वैली, एक पागलपन होना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। अब मेरे पास ₹100 भी खर्चे होते थे, मुझे इंटरनेशनल मार्केट में जाने का इतना ज़्यादा मुझे पागलपन था। अब पहला हमने पीएफ के पैसे से ऑर्डर किया, वो एक हैंडीक्राफ्ट का किया, वो लंबी कहानी है। जी, और उसका मुझे पहली बार अनुभव हुआ कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेसमैन कैसे होते हैं। जी, तो हमने एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का ऑर्डर लिया था, क्योंकि उस समय हैंडीक्राफ्ट के लिए ही इंडिया मशहूर था, और कुछ था नहीं। ना जी, हमारे पास आईटी था, ना कुछ था। जी, तो कट शॉर्ट स्टोरी, हैंडीक्राफ्ट मैंने बिल्कुल सर। एक्सपोर्ट किया और वो रिजेक्ट हो गया ड्यू टू यहाँ की मैन्युफैक्चरर्स की लापरवाही से। ठीक है। तब मुझे पहला अनुभव हुआ, वो बॉम्बे में मैंने ऑर्डर किया था। एज़ ए एमबीए सॉट एनालिसिस किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्च्युनिटी, थ्रेट, और जो बेस्ट वहाँ का जो मैन्युफैक्चरर था आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, उसको मैंने ऑर्डर किया, एडवांस दिया। और जब डिलीवरी टाइम से 8-10 दिन पहले ऐसे ही पहुँच गया, तो पता चला शुरू भी नहीं हुआ। ओह माय गॉड! खैर टू कट्स, वो बहुत लंबी स्टोरी है। जी, जी, और उसमें क्या-क्या अड़चनें नहीं आई, बहुत सारी अड़चनें आई। वो एक संवाद में कभी फिर बताऊँगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो वो हमने डेनमार्क का ऑर्डर था, पहला मेरा एक्सपोर्ट का ऑर्डर था। एक्सपोर्टर बनने का एक जो सपना था, जी, वो मेरा साकार हो रहा था, लेकिन वो चूर-चूर हो गया। जी, जब मैं बॉम्बे में खुद उनके संग लगा बना के दिया। अब डिस्पैच रात को हुई थी, सुबह हमने देखा तो दोनों का कलर मैच ही नहीं कर रहा। ओह माय गॉड! लेकिन मैंने हिम्मत करके खुद उसको फ़ोन किया, जी, और जब तक वो शिप हो चुका था तब तक ये मैंने कहा ऐसे-ऐसे है। और इससे पहले वो बायर ने मुझे बड़ी मुश्किल से, मैं स्टार्टअप था, ऑर्डर दिया था। ये स्टार्टअप हूँ इसलिए नहीं,
उसने कहा था आप हिंदुस्तानी एक्सपोर्टर हो, हिंदुस्तानी एक्सपोर्टर बेईमान। हाँ, उसको एक मन में हाँ, और मुझे वैसा था, वहम था। बहुत चीट किया है, तो मैंने उसको कहा पास्ट में, वो एक बहुत बड़े चेन ऑफ ग्रुप का बायर था, जी, परचेज़र। लेकिन मेरी बातों से उसे इतना अच्छा लगा फ़ोन कम्युनिकेशन से, बोला मैं तुम पे ट्रस्ट करूँगा, लेकिन आप माल भेज दो, मिल जाएगा तो मैं पैसे दे दूँगा। करेक्ट, अच्छा, मैं एक स्टार्टअप था, मेरे पास सीमित पैसा था, बिल्कुल। जो मेरा पीएफ का पैसा था, उसके अलावा मुझे उधार भी लेना पड़ता, तब मैं जी, जाके ऑर्डर पूरा करता। तो मैंने उसको एक बात कही कि देखिए सर, पाँचों उँगली बराबर नहीं होती। मैं मानता हूँ आपको एक्सपोर्टर का इंडिया से बुरा अनुभव है। मैंने कहा आप 50% रिस्क आप लो, 50% मैं। बोले वो कैसे? 50% आप ऑर्डर दे पेमेंट कर दो और 50% जब आपके पास माल आप पहुँच जाए, चेक हो जाए कर दो। अब वो उस समय 1 लाख रुपए का ऑर्डर था, 94, 95। जी, 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है ना बिल्कुल। सर, तो मेरे पास तो सिर्फ 25,000 रुपए थे जी, पीएफ के। और फिर मैंने 50,000 मित्तल के पिताजी से सिर्फ 4% पर मंथ के जी। 94, 95 में जी, 90 उस समय 4% पर मंथ के ब्याज बहुत पे। सही बात है। लेकिन आई एम ग्रेटफुल टू हिम। करेक्ट, दैट ही व्हाई? सपोर्टेड। बिकॉज़ किसी ने बैंक ने कोलेटरल के बिना देने से हाँ, मना कर ऑब्वियसली, दिया। उन्होंने सिर्फ विश्वास पे मुझे दिया। बिल्कुल। तो आप ये मत देखो 4% होंगे जी, और और बाद में एटलीस्ट मुझे उन्होंने विश्वास किया। एटलीस्ट उन्होंने हमको एक एक सुविधा मिली। सपोर्ट दी वही। चलो वो एक्सपोर्ट चला गया, लेकिन वो उसका काम का और ये मैच नहीं करा, वो रिजेक्ट हो गया। तो मैंने उसको पहले ही फ़ोन करके कह दिया। तो उसने मुझे बहुत गालियाँ दी। मुझे लगा मेरा, क्योंकि एक्सपोर्टर कोटे में उस समय फ़ोन पे 5 साल की वेटिंग होती थी। अच्छा, लेकिन एक्सपोर्टर का आईसी नंबर दिखाने में तुरंत फ़ोन लग जाता। गवर्नमेंट का ये था नियम, तो मुझे जी। फ़ोन लग गया था, उसपे आईएसडी भी थी। मैंने फ़ोन मिलाया, तो पहले तो बड़ा लगा शिप हो गया। बोले, "अरे! इंडिया में इतनी जल्दी टाइम से शिप हो गया, वेरी गुड।" लेकिन फिर मैंने कहा एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ, ये तो अरे साहब इतना चिल्लाया, "यू चीट, यू इडियट्स, यू।" आई टोल्ड यू। अब मैं सेंटर में बैठा था, पूरा घर सुन रहा था। मुझे लगा ज़मीन फट जाए, इसमें समा जाऊँ। जी, मेरी वाइफ़ सुन रही है, मेरे पिताजी सुन रहे हैं, मेरे माताजी सुन रहे हैं, मेरा जी, भाई बहुत मतलब बड़े बेआबरू होके निकले तेरे दर से हम। उस समय लगा ज़मीन फट जाए, इसमें समा जाऊँ। सन्नाटा पूरे घर में, फ़ोन रख दिया। 5 मिनट के बाद लंबी घंटी बजी, मतलब फिर इंटरनेशनल वाला। जी। मैंने कहा 2-4 गाली रह गई होगी उसकी तो और और दे रहा है, सही बात है। तो फ़ोन करके कहता है, "संजीव आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन।" मैंने बोल भैया। बोला, "आर यू इंडियन?" हाँ, मैंने कहा, "ये कैसा क्वेश्चन है?" हाँ, सही है। तो मैंने कहा, "क्यों?" बोले, "मैं इतने साल से इंडिया में किया, इंडिया में सब बेईमान होते हैं और अपनी गलती तो एक्सेप्ट करते ही नहीं। आपने तो खुद फ़ोन करके मुझे कहा, पहले ही बोल दिया, आप हाँ। इंडियन नहीं हो सकते।" अच्छा। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जी, मेरी ईमानदारी की एक एक वैल्यू हुई है जी, और दुःख ये लगा कि इंडिया का नाम इतना खराब है। जी, पर वो मैंने पहला सबक सीखा कि ईमानदारी हमें कुछ नहीं था हमारे पास विरासत में। जी, आई एम सन ऑफ ए स्कूल टीचर, हाँ, लेकिन विरासत में हमें डीएनए में ईमानदारी मिली। तो जी, उससे एक सुदृढ़ निश्चय हो गया जी, कि ईमानदारी से भी आप कर सकते हो। क्योंकि उन दिनों जब मैं पिलर टू पोस्ट घूम रहा था, कोई मेरे जैसे किसी दोस्त के पिताजी, चाचा जी एक्सपोर्टर है, उनके पास जाके पूछता था, कोई नहीं गाइड करता था। पता नहीं क्यों? मैं तो सबको गाइड करता हूँ। तो मेरे मित्र कहा करते थे, "संजीव, यू आर ट्राइंग टू मेक बिजनेस विद ऑनेस्टी। तुम ईमानदारी से एक बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस में ऑनेस्टी नहीं चलती है। तुम कभी भी गारंटी ले लो, मिलियनर नहीं बन सकते।" आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ वो सही कहते थे। ईमानदारी से आप मिलियनर नहीं बन सकते हो, ईमानदारी से मल्टी मिलियनर बन सकते हाँ, हो। वेरी गुड। मल्टी-बिलियनियर बन सकते हो, सही है। तो बेटा ये ऑनेस्टी कभी मत छोड़ना। जी, तो ड्रीम बिग एंड देन सेकंड इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। चेज योर ड्रीम विद फायर इन योर बेली, फुल डिटर्मिनेशन। जो है सर्वस्व दे दो। अब जब ये 3 चीज़ें हो गई, तो भैया अब इसके आगे क्या हम? अब दूसरी बात आती है इनोवेटिव प्रोडक्ट। आइंस्टाइन तो है नहीं, अब आपने कहा इनोवेशन नहीं, रिनोवेशन यूज़। इफेक्ट इज़ सेम। तो रिनोवेशन यूज़ करके कोई एक प्रोडक्ट निकालो। जैसे मैंने जड़ी-बूटियाँ नहीं निकाली, हिना नहीं निकाली, आंवला नहीं निकाला, लेकिन उनको मिक्स करके एक हेयर कलर निकाला जो यूनिक था। तो मैं वर्ल्ड में बड़े-बड़े ग्रुपों के सामने छा गया। जब तक आप यूनिक नहीं होगे, आपको बड़े-बड़े ग्रुप्स, एक्जिस्टिंग ग्रुप कुचल देंगे। यूनिक बनो, चीज़ फिर अच्छा चलो यूनिक हो गए, प्रोडक्ट हो गया, चल गया, व्हाट नेक्स्ट? यूज़ न्यू टेक्नोलॉजी। मैंने 96 में पहली बार मुझे पता चला कि इंटरनेट नाम की कोई चीज़ आई है।
समझ में नहीं आया क्या है, तो मैं वहाँ पर नई दिल्ली में गोल मार्केट के पास इनका टेलीकम्युनिकेशन का ऑफिस था, बीएसएनएल का। मैं वहाँ गया, उनके डायरेक्टर से मिला, तो उन्होंने कहा हाँ इंटरनेट की तो आया है। तो मैंने कहा डाटा क्या हवा में उड़ता है, क्या होता है? सही है। बोले हमें नहीं पता, ये किताब ले जाओ। सही है, उनको भी नहीं पता था। तो लेकिन बोले स्टूडेंट्स के लिए 500 रुपये सालाना पे कनेक्शन देते हैं, उसमें पिक्चर नहीं आएंगी लेकिन टेक्स्ट आ जाएगा। और मैंने कहा अच्छा, और जिसमें अगर पिक्चर आए तो बोले 25,000। मैंने कहा मेरे बस की है नहीं, 500 वाला दे दो। उससे इतना फायदा हुआ, आई कुड रीच द वर्ल्ड। उस समय वर्ल्ड कुछ नहीं था, इंटरनेट से अमेरिका में शुरू हुआ था और 99.9% अमेरिका में। तो इसके माध्यम से मुझे अमेरिकन बायर्स मिल गए और मैक्सिमम रिच एक्सपोर्ट अमेरिका में ही होता था। इंडिया का आज भी मैक्सिमम एक्सपोर्ट इंडिया का अमेरिका पे ही है। तो मैं अमेरिकन बायर्स के में पहुंच गया और ये हाल हो गया। उस समय मैं अकेला काम करता था, 500 इंक्वायरीज एवरी डे। कोई इंक्वायरी नहीं होती थी, ऑलमोस्ट ऑर्डर होते थे, जी। बस कोई बात तो कर ले। उस दिन मैंने पहला एम्प्लॉय अपना हायर किया, मतलब चपरासी के अलावा एक मैंने लेडी को हायर किया जो सिर्फ जवाब दे, जिसको टाइपिंग आए हुआ है। करेक्ट। पहला एम्प्लॉय। 500 ऑर्डर होते थे। अब वो बोली सर 500 ऑर्डर हैं, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाती है, किसी का $100 का, किसी का 5 है, किसी का 10,000, क्या करें? अब मैंने कहा एक उसमें चेक लगा दो, हम $5,000 से नीचे का ऑर्डर नहीं लेंगे। उस सही समय है। 30 रुपए का डॉलर होता था, अब आप लगा लो जी। $5,000। जी। हाँ, अब जब जापान का मेरा पहला ऑर्डर आया था, फिर हमने हिनाको हेयर कलर के रूप में जापान में, इंडिया में तो बैंकरप्ट हो गए 6 महीने में, किसी ने पैसे जी। खा के दिए नहीं। फिर मैंने इंटरनेशनल रुक किया, लेकिन मैंने ईमानदारी नहीं छोड़ी। जी। एक जापान रुक किया, एक जर्मनी रुक किया। जर्मनी में वो बेचारे यूरोप में बात तो कर रहे थे लेकिन कोई ऑर्डर नहीं देता था, क्योंकि एज रिस्पेक्टफुली बात कर लेते थे, देते नहीं थे। ये क्या हुआ, जापान ने मुझे दे दिया, वो विश्वास किया उन्होंने। जी। बाद में पता चला जर्मनी वाले कुछ सर्टिफिकेशन चाहते हैं, उसके बिना वो विश्वास। नहीं करेंगे। खैर इस बीच मेरा जापान में स्टार्ट हो गया, जापान में अच्छा चलने लगा। और पहला $240 का ऑर्डर आया, दूसरा डॉलर $3,500। वो लोग इतने खुश हुए। पहले ऑर्डर में उससे पे नहीं किया, वो भी बहुत लंबी स्टोरी है, कैसे तैसे करके हमने भेजा, क्योंकि मेरे पास ₹9,000 की जरूरत थी और मेरे पास थे ही नहीं। पापा के बैंक अकाउंट में ₹600 थे, ओह! क्योंकि वो ईमान दफ्ती वो असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे आसीन थे। हुँ। उनके पास ब्लू कलर की जिप्सी होती थी, ब्लू लाइट ओके। वाली जिप्सी। लेकिन वो दिल्ली में उनका ऑफिस होता था, जेएनयू के पास। इतने ईमानदार अफसर थे वो, एम्स पे आके, हम फरीदाबाद रहते थे, वो गाड़ी ड्राइवर छोड़ देते थे, वहां से डीटीसी की ₹1.5 की टिकट लेके फरीदाबाद आते थे। मैं उनको स्कूटर पे रिसीव करता था घर में। ये हमें विरासत थी। वो असिस्टेंट कमिश्नर, उनका आज नाम और ईमानदारी दोनों सिनोनिमस माना जाता। तो वो अब 9,000 की जरूरत थी, मुझे जैसे जैसे ऑर्डर मिल गया, मैंने पापा से कहा। अब वो अनुभव हो ही चुका था उस समय, वो डेनमार्क वाला। जी। तो पापा बोले बेटा ₹600 है मेरे पास। तो मेरा एक मित्र था, उसकी एक, ये जो फ्रेट फॉरवर्डर होते हैं, तो वो जो शिप करते हैं फ्रेट में, तो मैं उसके पास गया। उसने कहा हाँ ₹5,000 इसका भाड़ा लगेगा जापान का, ₹4,000 का माल था। तो उसने कहा भाड़े की चिंता नहीं कर, 1-2 महीने में दे दूंगा, तुम सॉल्व होगी। अब बचे 4,000। तो अब मैंने पिताजी को रुक किया, तो पिताजी बोले, उनका एक असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो इतने बड़े अफसर थे, तो उनका एजुकेशन ऑफिसर का जूनियर था, जो वो लोग साथ ज्वाइन किया था, लेकिन पापा असिस्टेंट कमिश्नर बन गए, तो उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी। तो उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने अभी अभी पीएफ का पैसा ड्रॉ किया था, क्योंकि बिटिया की शादी थी 1 महीने में। जी। तो बोले अभी तो मेरी बिटिया की शादी 1 महीने बाद है, लो आप ये 5,000 बच्चे के लिए रख। मेरा नाम था, वो घर का नाम था बबलू, बोले बबलू को दे देना। ये बहुत खुशी की बात है कि हम कहाँ सब टीचर हैं और वो एक्सपोर्टर बन जाएगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बिजनेस में हमारे तो कोई बाप दादा नहीं रहे, ये तो एक वो अपनी टर्निंग पॉइंट है हमारे। तो उसने मुझे ₹5,000 दे दिया। अब पर सर 1 महीने में, वो पापा जी। उसके हाँ, क्योंकि बॉस के भी बॉस थे। करेक्ट। तो एक मित्रता अलग है, वो चीज अलग। अब मैंने वो फटाफट दिया, भेज दिया मैं। अब उस समय कोई इंटरनेट सिर्फ होता नहीं था, बैंकिंग, बैंक टेलेक्स से मैसेज आते थे। अब हम सेक्टर 17 फरीदाबाद हमारा एड्रेस था, सेक्टर 15 पंजाब नेशनल बैंक एड्रेस था। अब जापानी के पास कोई डायरेक्टरी होती थी, उसमें उसे सेक्टर 17 चंडीगढ़ भेज दिया। अब मैं रोज बैंक के पास जाऊँ, बोले सर पैसा दिया है। मैंने कहा पैसा दिया है?
तो बोले हाँ सर आज ही तो आया, फिर कल परसों में आ जाएगा। 3 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए। अब मैं घबराऊँ, अब उधर उसके घर तार से शादी पास आ रही, बिल्कुल। पापा घबराए, तो पापा मुझसे तकाजा करे और वो करतार सिंह पापा से बोल ना पाए, बस हाँ, वो तो ऑब्वियसली हाँ, ऐसे देखता था तो पापा को वो लगता समझ था। में आ जाता था वो आँखों का इशारा। तो कुल मिला के थी एम्बैरेसमेंट स्टार्ट हो गई। तो जी, बैंक के मैनेजर ने कहा सर आपके यहाँ बाटा चौक के में सेंट्रल एक बड़ी ब्रांच है, वहाँ पता कर पहले सब वहाँ आपने बाहर से वहाँ चला गया, वहाँ हमारे पास तो आए नहीं। तो उसने कहा सर आपने पूरे नॉर्थ इंडिया के बैंक से। ईसी हाउस कलर प्लेस में आपके वहाँ चले जाओ। मैं वहाँ चला गया, वहाँ मिस्टर भाटिया करके एक फर्स्ट फ्लोर पे फॉरेक्स के इंचार्ज। जी। तो मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा ठीक है चलो टेलेक्स रूम में जाते हैं। बोले किस तारीख को आई थी? मैंने निकाला रिकॉर्ड, बोला अब हाँ असली आई है, असली लेकिन ये बात तो पता चली। चंडीगढ़ चली गई। लो। मैंने कहा अरे बड़े, तो मैंने कहा अब ये कैसे आएगी? बोले कोई नहीं हम उनको चिट्ठी लिखेंगे 4-5 दिन में ले पहुंच जाएगी, फिर वो वहां से 2-4 दिन में भेजेंगे, 4-5 दिन में यहाँ आएगा, फिर आपको फरीदाबाद से मेन ब्रांच भेजेंगे। हुँ, तो करेक्ट। हफ्ता 10 दिन वहां लग जाएगा, और फिर उसके बाद वो एक कोई किसी बंदे के हाथ 15 सेक्टर में 1 महीने में आपका। हुँ। मैंने कहा 1 महीने में तो मर बैठेंगे। सही है, वो बेचारे को पैसे देने हैं हाँ, बच्चे के। तो मैंने कहा सर ये नहीं होगा, मैंने उनके पैर पकड़ दिए, बोले नहीं नहीं संजीव। तो उन्हें लगा यंग अच्छा है, और तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं पर्सनल बंदा भी। तो आज भी मुझे ध्यान है, मैंने उनके पैर पकड़ लिए, मैंने कहा मैं पापा का एम्बैरेसमेंट भूल नहीं देख सकता। बिल्कुल। और वो दिन मुझे कभी भी भूल नहीं सकता मैं। उस समय मेरे जेब में सिर्फ 700 रुपए, और मैं इसी हाउस कैलॉट प्लेस, वहां से मैं पैदल वॉक करके गया मिंटो ब्रिज के पास, तो शिवाजी ब्रिज करके हो गया है जी। शिवाजी, वहां से मैंने मेट्रो पकड़ी। 7 रुपया किराया होता था, फिर सिर्फ 7 रुपये थे। और मैं पूरा अपना फरीदाबाद स्टेशन उतर गया, वहां से मेरा घर 5 किलोमीटर, मैं पैदल, आई वॉक 5 किलोमीटर, क्योंकि मेरे पास जीरो मनी था जेब, आज भी मुझे याद आता। और मैंने सुना था कि मैन शुड नेवर क्राई, एंड इफ यू वांट टू क्राई, क्राई रेन। और उसी समय पता नहीं कहाँ से बहुत तेज बारिश आ गई, अच्छा। और मैंने पूरा एडवांटेज उसका अच्छा, उठाया। सही है। रोना भी निकल गया और घर बारिश में तक निकले पता भी नहीं चला। आधे घंटे लगा मुझे, जी। आधे घंटे से ज्यादा वॉक करने में, एंड आई मेक यूज ऑफ रेन, हुँ। ट्राई करता। अब घर जाते ही पिताजी ऑफिस जाना बंद कर दिया, गेट पे पूछते सही अरे वो बात पैसे आए। सही वो बात। रेस्टोरेंट में आज तक नहीं हुई। एनीवे भाटिया जी की जी। मदद से आई एम थैंकफुल टू, बाद में मेरे बड़े अच्छे मित्र हो गए, बहुत ही अच्छे आज भी हैं। और फिर उन्होंने पर्सनली मंगा दिया, हमने 1 हफ्ते में पैसा आ गया, फिर उन्होंने करतार सिंह जी को दे दिया। शौक से उनकी शादी में गए, उन्होंने पूरी जगह अनाउंस किया देखो इनका मेरे फ्रेंड का लड़का एक्सपोर्टर बन गया, जी, जी। क्योंकि एक एजुकेशन का फील्ड अलग होता है, जी, बिल्कुल। तो पूरी कल्चर सबने तो अच्छा वाह वाह, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी। हुँ। फिर उसके बाद दूसरा ऑर्डर जापानी को मिल गया, उसने देखा बहुत खुश हुआ, और उसने अगला ऑर्डर $3000 का दिया। तो पापा बोले मेरे बस की नहीं है। जब $240 का ऑर्डर ये हाल हो गया, पापा ने हाथ जोड़ दिए, बोले मैंने पापा की तरफ देखा, पापा बोले अब नहीं देंगे, 1 महीना लग गए। अब मैं एक और पॉइंट सिद्ध करना चाह रहा हूँ जी, जी, बच्चों के लिए। जी। अब मैं बड़ा परेशान हूँ कि क्या करूं, क्या करूं? पापा ने कहा, फिर पापा बहुत दुखी हो रहे थे, एक दिन मैंने मम्मी से बात करते सुना उनको, वो मैं आज तक नहीं भूलूंगा। पापा बोले बच्चे ने कितना अच्छा काम किया है, एक एक्सपोर्टर बना है, हमारे परिवार की पूरी स्थिति बदल जाएगी, और पूरा ट्रेंड बदल जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। काश कि मेरे पास पैसा होता, मैं ईमानदार अफसर हूँ इसलिए मेरे पास पैसा नहीं, काश कि मैं बेईमान अफसर हूँ। हुँ, मुझे वो सुन के इतना दुख हुआ, मैंने ईश्वर को प्रार्थना की, भगवान पापा का विश्वास ना की, हुँ। प्लीज ईमानदारी से, हमारे खानदान परंपरा में ईमानदारी है। तो मैंने उस दिन एक फैसला लिया, वही ईमानदारी, मैंने कहा मैं ऑनेस्टली बायर को मैंने एक टैलेक्स बनाया। उस समय तक टैलेक्स मेरे पास एक बोरो करके आ गया, उसकी भी एक कहानी है, जी, कि कैसे बुद्धि से मैंने सब चीजें अजीब कर दी बिना पैसे। जी। फिर मैंने उसको लिखा टूटी फूटी इंग्लिश, क्योंकि जापानी समझ नहीं पाता। आई एम एन ऑनेस्ट इंडियन फर्स्ट जनरेशन, स्टार्टअप नाम का वर्ड हुआ नहीं था, हाँ, एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन ट्राइंग टू मेक बिजनेस। आई नो यू हैव बैड एक्सपीरियंस, क्योंकि उससे वो एडवांस से भी लगा था इन पास्ट विद इंडियंस, वही मैंने उसको जो डेनमार्क वाले को लिखा था कि ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। मेरे पास पैसे नहीं है,
अगर आप पैसे दोगे एडवांस तो मैं ऑर्डर कर पाऊंगा, अदरवाइज आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, थैंक यू वेरी मच, माय बैड लक। ये लिख के मैंने भेज दिया। भगवान का क्या नाम कर लेके मंगलम शिवम भव भवतु। सही है। बिल्कुल सही। बेसमेंट में जब तक मेरा छोटा ऑफिस खोल जी, लिया था, जी। स्टार्ट किया था घर की डाइनिंग टेबल से। ओह! अब पापा ने कहा क्या किया, मैंने कहा पापा क्या कहूँ, जब नहीं है, आप भी बोले अच्छा किया बेटा, हुँ, कोई बात नहीं। अगर तेरे भाग में होगा तो ठीक है, नहीं तो अब इस बीच जॉब्स वॉब्स मेरे पास आ ही रहे थे ऑफर। जी। तो एक मेरे पास एक विदेशी कंपनी का ऑफर था कि वो लोग वायरलेस इक्विपमेंट ला रहे थे, मुझे नेशनल हेड ढूंढ रहे थे, तो मुझे उन्होंने हेडेड किया था, तो मैं उनको टाले जा रहा था। तो मैंने उनको लिखना शुरू कर दिया कि ठीक है, मैं 1 हफ्ते के बाद ज्वाइन कर लूँगा। जी। 1 दिन निकला कोई जवाब नहीं, 2 दिन निकला कोई जवाब नहीं, 30 दिन निकला कोई जवाब नहीं, तीसरे दिन मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ। अच्छा। चौथा दिन निकला कोई जवाब नहीं, 5वां दिन निकला कोई, पापा ही पूछे, सबने कहा भाग गया जापान। 1 हफ्ता हो गया, संडे भी निकल गया। जब मैं मंडे पहुँचा तो मैंने चलो अंकल जी को बोलते हैं जगह छोड़ रहे हैं रेंट की ये वो। तो देखा तो कोने में फैक्स मशीन की सफ़ेद कागज़, आया हुआ है। भाग के गया। वो थी टीटी कॉपी की, $3000 ओहो! ट्रांसफर। वाह! इतनी खुशी हुई। वो दिन आज का दिन, जापान से 100% पेमेंट एडवांस आती है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। नाइस। हाँ, और वो ये भी होता है। सही सही नंबर पे आई। और मैंने अगर वो $1 देते, मैं उनको $1.25 की चीज़ देता हूँ पूरे वर्ल्ड में करेक्ट, सबको, करेक्ट। जिससे कि वो कभी आपको ना छोड़ें। उसका आदर करो, कभी बेईमानी नहीं करता। ऑनेस्टी से आप मिलियनेयर नहीं, मल्टी मिलियनेयर बन सकते हो। और वो जब $3000 आए मेरे बैंक में, तो भाटिया जी इतने खुश हुए बैंक में। तब तक वो उन्होंने मेरा इसी हाउस में ही खुलवा दिया। तो बोले बेटा ये भाग इधर-उधर भागती रहेगी, तू यहीं आप अकाउंट खुलवा दिया। अब बोले काके तेरा टेलेक्स आया है, मैं भाग के गया और वहाँ पर बैठा रहा, ओनर बैठाया, बोले बैठ। वहाँ गए, निकाला, बोले फिर नीचे गए, उन्होंने अकाउंट स्टेटमेंट निकाला और उस समय ₹30 का डॉलर था। तो कोई समझ लो 90-95 हज़ार, 3000 समथिंग थी करेक्ट, और करेक्ट। 10,000 मेरे पड़े थे। तो मेरे पे 1 लाख से ऊपर बैलेंस पड़ गया। हुँ। उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दिया, बोले बधाई हो, तुसी लखपति हो गए। हाँ, मैंने सही कहा बात। अरे क्या बात है, मेरे सब बाल खड़े हुए, लखपति हो गया, मैं जी, कभी जी। सोच भी नहीं सकता था। जी। फिर उस समय तक पापा ने एक सेकंड हैंड कार अपने लोन लेके, उनको मिलता था, दे जी। दी थी। वो नीचे खड़ी थी, मैं उसपे कार पे, बोले उन्होंने स्टेटमेंट दे के आए, देख लखपति, उसका हाइलाइट किया। जी, जी। मेरे से कार नहीं चली जा रही थी। मैंने कहा मैं लखपति हो गया, बार-बार देखता हूँ उसको। जी, जी, मैं लखपति हो गया। फिर मैं मॉडल स्कूल के बाहर एक पेड़ है, उसके नीचे गाड़ी रोक के 5 मिनट देखता रहा। जी। मैं लखपति हो गया। बाद में मैं अपने बच्चे को उसी पेड़ के नीचे ले गया। मैंने बताया बेटा ये इस पेड़ के नीचे हम लखपति हुए। ये एक लैंडमार्क है, छोटी-छोटी चीज़ है। जी। फिर तो नो लुक बैक, फिर तो ऑर्डर उसके। और उसके बाद उस जापान से मतलब और एक अमेरिका में मेरा ऑर्डर शुरू हो गया था, इलाको टैटू किट के लिए। वो भी लंबी कहानी है, बहुत लंबी कहानी, लेकिन बड़ी इंस्पिरेशनल है। बहुत लंबी कहानी, कैसे अमेरिका से ऑर्डर मिला और आई मेड माय फर्स्ट मिलियन उस समय, नॉट इन इंडियन रूपी, इन यूएस डॉलर। उस समय आई वाज़ मिलियनेयर इन यूएस डॉलर। तब हमने अपनी मैंने गाड़ी ली पहली बार, मारुति के शोरूम में गया, ज़ैन ली, एक चेक पे, साखगाँव मच गया कि चेक पे तो किसी ने नहीं लिया, अब तक सब लोन सही बात, कराते। सही बात। तो उन्होंने सब माला-वाला पहना के मुझे विदा किया। रखिए, सही बात और है। ज़ैन गाड़ी आई थी, क्योंकि एयर कंडीशन, जिसमें मुझे आकर्षित किया, पीछे भी वाइपर था। जी। 3.5 लाख की थी, मैंने एक चेक पे ली। अपनी सिस्टर की शादी मैंने उस समय तुरंत कैश पे कर दी और एक दिन शादी करने में अगले दिन सबको पेमेंट करनी, समझे हैं? सही बात। और मैंने कहा इसलिए कर रहा हूँ कि अगले दिन मैं व्यापार में लग जाऊँ। जी, ऑब्वियसली हाँ, तो ताकि फिर टेंशन फ्री फिर होके। हमने जर्मनी में इंट्रोड्यूस कर दिया उस समय तक। फिर बाद में मुझे पता चला सर्टिफिकेशन, तो मैंने एक फ्रांस की कंपनी को आइडेंटिफाई किया। वहाँ से उनको इंडिया लाए, वो आने को तैयार नहीं थे, लेकिन हो गया सर्टिफिकेशन। फिर मुझे यूरोप से ऑर्डर मिलने लगे, वहाँ मैंने हेयर कलर यूज़ किया ऑर्गेनिक। वी वर द फर्स्ट इन वर्ल्ड टू गेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर हेयर कलर। आज भी जी। अब ठीक है, छोटे-मोटे लोग आते हैं तो, लेकिन एक रेशियोनिन उसको बनाने के लिए आपको 25 साल लगाने पड़ते हैं और इतना पेशेंस किसी पे है नहीं। जी। तो ईश्वर की असीम कृपा है, आज हमारा
हाँ, उस समय 2001 में फिर मैंने अमेरिका में वेयर हाउस खोल लिया, लॉस एंजल्स। आज भी है। फिर यूरोप में खोल दिया और फिर हम पूरे यूरोप में छा गए। तो जापान में आज भी नंबर 1 और 80% सैलून मार्केट हमने घेरा हुआ है वर्ल्ड में। तो बस बढ़ते चले गए। आज हमारा फिर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और खुशी के साथ कहता हूँ, 100 देशों तक तो हमने काउंट किया, उसके बाद नहीं काउंट किया। आई थिंक पूरी पृथ्वी तो कर ही ली। अब वेट कर रहे हैं मून और मार्स पे कब बसावन शुरू हो। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। नहीं, नहीं, तो बिल्कुल बेटा सही। ये प्रेरणा मिली, फिर नई टेक्नोलॉजी को यूज करो, फिर ऑनेस्टी का उपयोग करो, बी फेयर विद योर बायर, कभी उनको झूठ नहीं बोलो, स्ट्रेट, है ना? और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, और लास्ट चीज अपने आप को अपग्रेड करते रहो। अब मोबाइल आ गए थे तो मेरे इंग्लैंड के बाहर ने कहा सर जी मोबाइल ले लो। मैंने कहा क्या होता है ये? तो बोले सही है। ऐसे ऐसे होता है। उसने कहा 16 रुपए की कॉस्ट शुरुआत हुई थी, एसआर ने शुरू इतना बड़ा फोन। लेकिन मैंने कम्युनिकेशन के लिए, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। फैक्स लगाया था। उससे पहले एक्सपोर्टर्स, जिसके बाद टेलीफोन होता था उसका ऑर्डर आ जाता। इंटरनेशनल बिजनेस, किसी बिजनेस में कम्युनिकेशन इज की। पर आई एम हैप्पी कि आजकल सबके पास फ़ोन है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है। इसको सही चीजों में लगाओ। करेक्ट। अब यूट्यूब पे कुत्ता नाच रहा है, बिल्ली कूद रही है, वो देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सर, और सही मैं है। रोज आज भी सोने से पहले 30 मिनट अपना ज्ञान बढ़ाता हूँ इसके माध्यम से। बिल्कुल। आज मुझे लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं पूरा वर्ल्ड मेरे क्लिक पे है। मैं अपने रिलेटेड कुछ ना कुछ नई चीज सीखता हूँ। तो रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीखो, क्योंकि आप जब अपने आप को अपग्रेड करोगे तभी तो नए आइडिया आएंगे। जब तक इनपुट नहीं होगा, कंप्यूटर कैसे सॉफ्टवेयर बनाएगा? करेक्ट सर। तो आप इनपुट्स लो और अपने बॉडी में इनपुट दो, तब जाके आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसको एस्टिमुलेट करेगा और आइडियाज देगा, यूरेकास देगा। और वो यूरेका जब आए, जस्ट डू इट, करेक्ट। जस्ट डू इट, उस पर पूरा विश्वास करो। उस समय लॉजिकल लगेगा, पर उसका लॉजिक और मैजिक बाद में पता। तो ये कुछ सक्सेस ऑफ करेक्ट। स्टेप्स। जैसे कहते हैं और सब्र का फल मीठा होता है, तो वो बहुत बिल्कुल, मीठा होता है। और लेकिन सही दिशा में सही बिल्कुल। तरीके से जो मैंने स्टेप्स बताए, अगर आप फॉलो करोगे तो माइंडेड यू कैन अचीव एनीथिंग इन लाइफ। आई रिपीट, एनीथिंग इन लाइफ। यू शुड जस्ट हैव अ साउंड माइंड, दैट्स ऑल। कोई बिल्ला टाटा नहीं होने की जरूरत, कोई आपको अमीर गरीब कहीं होने की जरूरत नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कोई देश अमेरिका में पैदा होता नहीं होता, कुछ नहीं। ग्रेट। ऑल द बेस्ट। और उसके बाद किसी को फिर भी कोई, मुझे बहुत अच्छा लगता है नई जनरेशन को गाइड करने में, लोगों को आगे पहुंचाने में। लोग, मुझे तो किसी ने सही गाइड किया नहीं, लेकिन मेरे पास कंपटीटर आते हैं तो भी मैं, उसका फायदा ये होता है कि मेरी इंडस्ट्री में बहुत रिस्पेक्ट, मतलब कहते हैं ना शेर और बकरी एक ही घाट पे गिरे, तो हमारे कंपटीटर सब रिस्पेक्ट देते हैं। बहुत ही खुशी है। और इससे आज जिस इंडस्ट्री में मैं हूँ, मैं अकेला हूँ। अगर मैं सबको एनकरेज करता हूँ कि आप भी बनाओ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि अगर 10 लोग 20 लोग भी आ जाए तो भी हम इसको कवर नहीं कर सकते, सब फुल कैपेसिटी में चले। क्योंकि विश्व में 80% ऑफ केमिकल हेयर कलर यूजर्स आर, और 80% ऑफ हेयर कलर यूजर्स आर एलर्जिक टू केमिकल। अब कितना बड़ा मार्केट। अब हमारा आगे विचार है 5 देशों में फैक्ट्री ला रहे, 5 देशों में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। इन सब की प्रॉब्लम आ गया आने वाली, तब जाके हम विश्व की, अभी तो बस एक प्लेसमेंट है, एक हल्की सी रिबन क्रिएट हुई है। जी। जिस दिन ये चल गया हमारी एक या दो फैक्ट्री, इसको हम नहीं कर, हम 5 देशों में कर रहे हैं। हर गवर्नमेंट ने हमको बहुत ही रेड कारपेट वेलकम दिया। तो और मैं चाहता हूँ कि हमारे और भी कंपनी चलाएं। क्यों? इससे जन साधारण का उत्थान होगा। इट इज गुड फॉर सोसाइटी, इट इज गुड फॉर एनवायरमेंट एंड इट इज गुड फॉर मदर अर्थ। थैंक यू वेरी मच। तो सर जैसे आपने बताया, तो इसमें किन-किन एजुकेशन फैक्टर्स की नीड होती है सर? क्योंकि जैसे मैंने और पहले ही आपका कहा, क्या बैकग्राउंड रहा सर इसमें? साउंड माइंड की जरूरत होती है और कॉमन सेंस, और कुछ नहीं चाहिए। ओके। बस बर्निंग डिजायर। मेरा बैकग्राउंड था एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स और एमबीए फ्रॉम आईएमटी गाजियाबाद इन स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग। लेकिन एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स होकर मैं कॉस्मेटिक्स में आऊंगा, आप जी, देखो, है ना? लेकिन साइंस बैकग्राउंड का ये फायदा हुआ कि मेरी एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी हो गई, जी। वो एक एप्टीट्यूड डेवलप हो गया। देखिए पढ़ाई आपको सिर्फ एक एप्टीट्यूड डेवलप कराती है। अगर आपके अंदर वैसी कॉमन सेंस और एप्टीट्यूड है तो आपको पढ़ाई की भी जरूरत नहीं। अब पुराने जमाने में हमारे दादा दादी कौन से पढ़े लिखे होते, लेकिन उनका कॉमन सेंस इतना अच्छा होता था। कितने ही आपको उदाहरण मिल जाएंगे, हल्दीराम, एमडीएच, जहाँ ये एजुकेशन आपको एक
एप्टीट्यूड डेवलप करती है। अगर वो एप्टीट्यूड आपके अंदर स्वतः है, तो आपको पढ़ाई की भी ज़रूरत। लेकिन आज का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव है। ये प्रूव करने के लिए कि आपको ज्ञान है, एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप वो भी अचीव करें, ऐसा नहीं कि कुछ ना करें। लेकिन उसमें अगर आपके नंबर कम आए, तो कोई हताश होने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर मीडियोक्रे ही कामयाब होते हैं, क्योंकि मीडियोक्रे सिर्फ़ पढ़ाकू नहीं होते, पढ़ाई के लिए नहीं होते। वो खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, सोशल भी होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल उनकी बहुत अच्छी होती है, जी, जो कि व्यापार में बहुत इम्पोर्टेंट है। भई आपके पास कोई नूर हीरा है, लेकिन आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे हो सोसाइटी को, वो उसको शीशा समझ रहे हो, तो बेकार। जी। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है, पढ़ाई के माध्यम से आप एक एप्टीट्यूड डेवलप करते हो, कम्युनिकेशन स्किल करते हो, एक नॉलेज का एक टैंक बनाते हो, नॉलेज का एक डाटा बैंक क्रिएट करते हो और फिर उससे आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड असिमिलेट करता है और एक आपको आइडिया देता है, यूरेका, और फिर आपको जस्ट डू इट करते हो तो आप 100% कामयाब। लोग कामयाब नहीं हो पाते कि उनको डाउट आ जाता है। वो कहते हैं, "अरे! ये जिम है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, हम कहाँ कर सकते हैं?" अब सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ एक ही खांचा होता है, उसमें एक ही थॉट रह सकता है, वही तथास्तु हो जाता है। अब आप कहोगे हम नहीं कर सकते, तो वो कहता है तथास्तु, आप कर ही नहीं पाते। और वो अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेकर नहीं, आई एम पॉसिबल, यस, इम्पॉसिबल में होता है आई एम करेक्ट। पॉसिबल, वो भी तथास्तु कर देगा, आप कामयाब हो जाएगा। कुछ नहीं चाहिए आपको, ना अमीरी, गरीबी, कास्ट, क्रीड, किसी देश में पैदा हुआ, किस परिवार, कुछ नहीं। सिर्फ ये वाले स्टेप्स चाहिए और एक साउंड माइंड, बस। ग्रेट। तो जैसे आपने बताया था कि कुछ सर्टिफिकेशंस की भी इसमें रिक्वायरमेंट रहती है क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जर्मनी है या और भी कोई कंट्री या इंडिया में भी जैसे अपन क्योंकि ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है तो किस सर्टिफिकेट्स के कुछ अगर अपन इसमें नॉलेज देखिए दे हम सकें सर। ऑर्गेनिक फील्ड से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक में स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रोल आता है। दूसरा जो आपने तो दे दिया ऑर्गेनिक, लेकिन वो विश्वास कैसे करें? क्योंकि इंडिया में तो वैसे ही बहुत बेईमानी है। जी, तो सर्टिफिकेशन बॉडीज़ हैं, जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट सबसे अच्छी बड़ी है इकोसर्ट, जो फ्रांस बेस्ड है, वो इंडिया में है। ऐसे ही वनसर्ट है, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी। जी, अब जो गवर्नमेंट भी बहुत इसको बढ़ावा दे रही है, मोदी जी तो चाहते हैं ऑर्गेनिक को बढ़ावा दें। जी। जो सिक्किम स्टेट है, वो 100% ऑर्गेनिक, ओ, केरला स्टेट है, ऑलमोस्ट 100% ऑर्गेनिक, क्योंकि उसके अंदर वो बहुत ही शुद्ध होते हैं। ना तो कोई फर्टिलाइज़र यूज़ होता है उसके कल्टीवेशन में, ना कोई पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र जब हम यूज़ करते हैं, तो प्लांट के अंदर 0.05% अंश फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड का आ जाता है, तो वो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचा सकता है। तो 30 साल पहले जर्मनी में कम्युनिटी खड़ी हुई जो कहती थी हमें ये भी नहीं चाहिए। अब पुराने ज़माने में खाद होती थी गोबर की, ये कोई यूरिया-फूरिया थोड़ी थे। तो आज हम बैक टू द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मतलब जो नेचुरल वे में होता है। हम पीछे बैक टू द नेचर आ गए, जो ऑर्गेनिक तरीके से पहले खेतियाँ होती थी। ऑर्गेनिक मीन्स स्वतः जो जो जी। नेचर का लॉ है। ऑर्गेनिक वर्ड वहीं से तो आया है, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। और एक और सर क्योंकि बच्चों में एक मिथ रहता है कि हम डे वन से भी बिजनेसमैन बन सकते हैं तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जैसे इस इंडस्ट्री की भी चलिए आपने नॉलेज ली थी तो क्या आपने भी पहले एक जॉब मार्केट क्योंकि अभी जो आपने बताया उसमें ये था कि हाँ मैंने पीएफ से पैसे निकाले थे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जॉब करी होगी आपने मैंने तो सा पहले कुछ ए जॉब करके फिर यस। अपने को बिजनेस में आना चाहिए या डे वन नहीं, से पहले एंटरप्रेन्योर बन आप सकता जॉब है। करो, कम से कम 5 से 7 साल आप जॉब का अनुभव करो, जी, जिससे आपको वहाँ सब अनुभव हो जाए। जी, वो बहुत सीधा बिज़नेस करोगे तो फेल होने के चांसेस ज़्यादा। आप पहले 5 से 7 साल अनुभव लो, उससे आपको व्यापार का वहाँ इंटीग्रिटी, सिस्टम सब समझ में आ जाएगा जी। और क्या आपको रिस्क है, क्या थ्रेट है। तो तब आप जब अनुभव के साथ करोगे तो बेटर हैंडल कर पाओगे, नहीं तो चांसेस ऑफ फेलियर अधिक हो जाएँगे। ग्रेट। और सर आपने जैसे अभी बताया था स्किल इंडिया से मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था काउंसलिंग देने का एक बार जब मैं शुरुआत में जब इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा हुआ था एज अ काउंसलर। तो ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज होते हैं और आपने कहा कि आपको रिकॉग्नाइज किया गया था ऑरिगन में। तो क्या सर आप ऐसे कोई प्रोग्राम से भी जुड़े हुए हैं जिसमें बच्चे क्योंकि गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योर्स भी डेवलप कर रही है बट वही उनको आइडिया देखेगी पहले और अपने जयपुर में भी जैसे अपन डिस्कस कर रहे हैं तो इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको फंडिंग देती है सब देती है। तो ऐसा कोई बच्चों को आप हाँ, बताना चाहें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन। करिए, आज तो मोदी जी की बहुत सारी हैं, स्टार्टअप फंड देते हैं। अब मैं जुड़ा हुआ हूँ, एमएसएमई ने मेरे ऊपर पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जी, वो आप एमएसएमई के चैनल पे देख लीजिए मेरी सक्सेस स्टोरी वीडियो के रूप में, जिससे कि जो बढ़ते हुए स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एनकरेजिंग हो। वो हर जी। इंडस्ट्री में बनाते हैं, फ्री में। ओके, तो एमएसएमई डिपार्टमेंट आया था, मेरे को पूरी वीडियो बनाई है, इंटरव्यू है,
वो शायद टाटा टीवी के एक पर्टिकुलर चैनल पे रोज आता है, जी, आप उसको भी देख सकते हैं। ग्रेट। और आप उससे प्रभावित होके एमएसएमई बहुत हेल्प करती है, माइक्रो, मीडियम, स्मॉल इंडस्ट्री। यस, आप उससे देखिए ये गवर्नमेंट की संस्थाएँ बहुत मदद करती हैं। आप गवर्नमेंट और व्यापारिक संस्था की मेंबरशिप लें, उससे आपको गाइडेंस मिलेगी, इंक्वायरी मिलेगी, फ्री, और उनकी सालाना फी बहुत कम है। जी, ये सब चीज़ फ़ॉलो करिए आप, जी, है ना? किसी न किसी संस्था से जुड़िए, एमएसएमई से जुड़ जाइए। अब आप गवर्नमेंट भी करती है, उसकी फंडिंग भी करती है गवर्नमेंट, उसमें जी, सब आपको 5 करोड़ तक की फंडिंग होती है और आपको 1/3 सब्सिडी मिलती है। आपके पास आइडिया होना चाहिए। अब तो ऑनलाइन है स्टार्टअप, सीधा जाओ, 5 लाख रुपए तो ऐसे ही मिल जाएँगे। इन्होंने 2.5 लाख करोड़ बाँटे पैसे। अब वो हम कहते थे रोज़गार दो, वो कहते तुम खुद रोज़गार क्रिएट करो, दूसरे को दो। जी, अगर उसने 2.5 लाख लोगों को रोज़गार किया, उन्होंने एक-एक बच्चे को भी दिया, 2.5 लाख, 5 लाख लोगों को रोज़गार मिला। अगर आपको सिर्फ़ नौकरी मिलती तो सिर्फ़ 2.5 लाख करोड़, 2.5 लाख लोगों को। करेक्ट। और गवर्नमेंट में जॉब देना इतना आसान भी नहीं है हाँ, सर, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। प्राइवेट सेक्टर तो फिर भी 1 दिन में वॉक इन निकाल के कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में उनको बहुत पर्टिकुलर प्रोसेस हम देखते ही हैं कितने आप खाली पड़े हैं, रिटायर होने के बाद में भी उस पे बस कोई नहीं आया। तो आपको इतनी सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनका जी, लाभ उठाइए। ये मैं पहले सोचता था ये सरकारी है, ले दे के काम, ऐसा कुछ नहीं। मुझे उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, मैं किसी को जानता भी नहीं था। मैं बिल्कुल, तो बल्कि नेता अभिनेताओं से डरता था। बिल्कुल। और आज गवर्नमेंट मुझे इन्वॉल्व करती है, मुझे देशों में ले जाती है फील्ड से रिप्रेजेंट करने। जी, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपका कोई जानकार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आपका कोई नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं। टाइम हैज़ चेंज्ड। और चूँकि सर आपके टाइम में तो थोड़ा एजुकेशन का भी कमी थी, कोई हाँ, कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटीज़ नहीं थे। अब तो अब गली-गली तो वही मैं पूछना चाह रहा था सर, कोई अगर और नाम बताना चाहें जहाँ से बच्चे अपना कहीं से भी ऑनलाइन के करो, अलावा अगर ऑफलाइन भी अगर कोई कहीं आप से भी करो। बताना चाहें? सबसे बड़ी बात है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कोई भी हो, बच्चे के अंदर एक एक फायर एंड वैल्यू होना चाहिए। बस ज्ञान प्राप्त कहीं भी, अब हार्वर्ड में भी रहोगे और आप ड्रग्स पीते रहोगे तो क्या है? अब जी, गलत राह पे चले जाओगे तो हार्वर्ड भी बेकार है। जी, लेकिन आप नथुलाल एंड सन्स में भी अगर गाँव में पढ़ते हो, जी, क्योंकि पढ़ाई का करिकुलम सेम होता है यूनिवर्सिटी में। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज साउथ कैंपस का है और एक कोई आउटस्कर्ट में भी है बाहर। आप कहीं भी चले जाओ यूपी में, आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जी, अब मैंने एमएससी एनआरईसी कॉलेज खुर्जा से किया, बहुत छोटा शहर। लेकिन वहाँ मुझे क्या लाभ होता था कि मेरा कॉम्पिटिशन में अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी की से समझता था। मेरे जो पोज़ीशन आई कॉलेज में, मैंने टॉप किया, यूनिवर्सिटी में 24वीं आई। और मेरे बाद जो सेकंड था उसके बीच में बिग गैप। अब मैंने क्या किया, वहाँ लाइब्रेरी में कोई किताब यूज़ करता ही था, कुंजियाँ देखते थे। मैं ज्ञान को अर्जित करता था। तो मैं लाइब्रेरी में बैठ के घंटों, वहाँ इतनी अच्छी-अच्छी विदेशी-विदेशी किताब होती थी। लाइब्रेरियन बड़े खुश होते थे। कहते थे कोई यूज़ ही नहीं करता है। अब आप बताओ, आज खुर्जा की में मेरे यूनिवर्सिटी से करके जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुकाबले लोग कहते हैं अरे ऐसी, आज मैं वर्ल्ड में नंबर 1 हूँ अपने फील्ड में। तो ये कैसे हो गया? आपके अंदर ज्ञान अलग, होना चाहिए, और ज्ञान को सब यूनिवर्सिटियों का करिकुलम बहुत अच्छा है। चाहे ग्रेट, किसी भी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो फेमस हो, आपके अंदर दम होना चाहिए। आप उस ज्ञान को अर्जित करो ना, और उसका नाइस, उपयोग करो। नाइस, भाई, यूनिवर्सिटी के सिलेबस सबका सेम होता है, चाहे नथुलाल कॉलेज है, चाहे सेंट ज़ेवियर कॉलेज है, चाहे दिल्ली का हिंदू कॉलेज, या आपका महारानी कॉलेज है या महाराजा कॉलेज है। बिल्कुल, अब मैं कह रहा हूँ किसी न छोटी-सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, ज्ञान तो सेम है, कोर्स सेम है। अब आपके ऊपर है, आप कुंजी से सिर्फ 5 क्वेश्चन करके चले जाओगे, क्या ज्ञान अर्जित करोगे? रट के चले जाओ, क्या ज्ञान? उसकी तह तक जाओ। सिलेबस सबका बहुत बढ़िया है, ग्रेट, बहुत ही नाइस, बढ़िया। नाइस सर। आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग तो हमने कवर कर ही ली और जैसे आपने कहा कि जो ये ज्ञान का है इसका कोई अंत नहीं है, कोई जितना अंत नॉलेज नहीं, शेयर करें, हम कोशिश करेंगे अगर कोई बच्चा कोई इंक्वायरी पूछता है तो अपन पार्ट इंक्वायरी 2 बनाने की करें, कोशिश करेंगे सर आपके साथ। आप कोई भी, मैं सबको हेल्प जी, करने को तैयार हूँ, और क्योंकि मुझे किसी ने हेल्प नहीं करी। जी, बिल्कुल। तो तो वही मुझे सर बड़ा अच्छा बिल्कुल, लगता है अगर कोई अपना कार्य स्टार्ट करना चाहता है और किसको अगर गाइडेंस चाहिए, तो वो काफ़ी सारी गलतियों से बच सकता है। जी, तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर ले या मुझे कर ले। बिल्कुल सर। तो मैं एंड नोट पे सर आपसे यही जानना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह का कोई मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हों, तो अगर आप एंड नोट पे कुछ जो मैं चीज़ अपनी रह चलाता गई हूँ, हो तो आप मेरे बताना चाहें सर? कई मेंटर्स होते हैं, जो मैं उनको गाइड करता था ईमेल से। और होते-होते बहुत सारे लोग देखो, जब मैं लेक्चर्स, वर्ल्ड की सब अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में मेरे लेक्चर होते, इंडिया के मैक्सिमम मैनेजमेंट कॉलेजेस में मेरे लेक्चर होते। उसके बाद काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन स्थिर कोई नहीं रहता। अभी तक 4 बच्चे जो मेरे 20 साल, 25 साल के अंदर जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, और वो लोग ऑलमोस्ट मिलियनेयर बन गए।
वो मेरे लिए क्लिनिकल एविडेंस है। तो मैं किताब लिखने जा रहा हूँ, यू टू कैन बी ए बिलियनर इन वेरी स्टेप्स। नाइस, वेरी नाइस, लेकिन किताब में मैं प्रूफ क्या दूँ? तो ये 5 बच्चे मेरे प्रूफ। वेरी नाइस। अब मेरा क्लिनिकल एविडेंस पूरा हो गया है, अब मैं उसपे मैंने ये डोमेन नेम ट्रेडमार्क ले रखा है, जी, यू टू वी कैन बी ए बिलियनर। फिर मैं ये अपनी किताब निकालूँगा, जो मेरे पॉइंट्स आपको अभी ऐसे ही बता दूँगा, जी, क्योंकि मेरे पास क्लिनिकल एविडेंस है। जी। उस थ्योरी को प्रूव किया इन 5 बच्चों ने। लेकिन लाखों बच्चों को मैं लेक्चर दे चुका हूँ, सिर्फ 5 बच्चे हैं। तो ये आपके ऊपर है। बिल्कुल, वो मैं तो आपके ऊपर तैयार है। हूँ आपको गाइड करने में, और बताओ, ये आपको किताबों में तो क्या किताबी ज्ञान मिलेगा, लेकिन ये ज्ञान किसी किताब में नहीं, जी, जो मैं आपको मुफ्त में दे रहा हूँ। ग्रेट। और इससे एक सार ये भी निकलता है सर, जो आजकल बच्चे कहते हैं कि नहीं हमें थ्योरी का पता है, प्रैक्टिकल का पता है, तो दोनों थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों की नॉलेज बराबर होना ज़रूरी देखिए, है। नॉलेज इज़ पावर लोग कहते हैं। नॉलेज इज़ नॉट पावर टिल यू इम्प्लीमेंट। नॉलेज इज़ पावर इफ यू इम्प्लीमेंट। माफ़ करना, सबसे ज़्यादा नॉलेज किसको होती है बताओ? एक फैकल्टी को या प्रोफ़ेसरों को। हाँ, लेकिन प्रोफ़ेसर वहीं के वहीं रहते हैं, वही बच्चे ठीक हमेशा पढ़ाता है बच्चा और मेरा। बाद में रिटायर हो जाते हैं, बस साइकिल से कार तक आ जाते हैं पीएफ के जी, पैसे। बिल्कुल। माफ़ी चाहूँगा नहीं, पूरा। बिल्कुल, क्योंकि हम सबको गुरु ने ही सारे हमें बनाया है आज, सारे बट लेकिन प्रोफ़ेसरों हाँ, को सही बात है, ड्यू वो उनका रिस्पेक्ट। होना भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो नॉलेज होती है उनमें, जी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ़ नहीं होता। करेक्ट, वो करेक्ट, सिर्फ़ ज्ञान देते हैं, ठीक, जी, और उनके पढ़ाए स्टूडेंट मिलियनर बन जाते हैं। बिल्कुल, अब एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन 1 या 2 बच्चे ही कम रहते बिल्कुल, हैं। हाँ, वही तो है वही और उसका उसको पढ़ाने क्यों का तरीका तो सबके लिए सेम सबके होता है, लिए सेम। उसके लिए तो कोई भेदभाव नहीं होता, बट बस, वो है आप वही जो टॉपर और जो फेलियर में अंतर होता है, बस। पढ़ाई उसने भी ब्रेन कोई आज सबका एक ही है। टॉपर बन के भी कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल रन सर, घोट के बन गया। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन रियल लाइफ में वही आदमी आगे निकलता है, वही बच्चा जो हुँ। ज्ञान को रियल लाइफ में आज हमारे इम्प्लीमेंट। पास बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं, जो ड्रॉप आउट्स थे या बैक बेंचर्स थे, वो आज जैसे आप कह रहे हैं मल्टी मिलियनियर नहीं और भी बड़ा-बड़ा नाम कमा रहे हैं। अब मैं एक नई टेक्नोलॉजी निकालने जा रहा हूँ, जी, उसका मुझे अमेरिका का पेटेंट मिल गया। जो हर्ब्स के अंदर जो एक्टिव होते हैं, जब आप पेड़ में हैं तो पूरे होते हैं, जब तोड़ते हो तो मरने शुरू हो जाते हैं, हरा रंग ब्राउन हो जाता है। तो मैंने, और उसमें पता है कौन सी नॉलेज यूज़ की मैंने? 5वीं क्लास की। ग्रेट, पेटेंट अमेरिका का मुझे मिल गया, यूरोप का होने लगा, फिर अब हल्ला मचाएगा। नाइस, उससे बिल्कुल। एक बहुत बड़ा कार्य होगा। हमारा हेयर कलर तो 10 मिनट में आई जाएगा, जो केमिकल से भी नहीं आ सकता, और इतना फार्मा इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन आ जाएगा। आपको नेचुरल या हर्बल एंटीबायोटिक्स मिलेंगे, ग्रेट। नो साइड इफेक्ट। और सर चूँकि अपन डिस्कस कर ही रहे हैं और ऑलमोस्ट एंड नोट पे हैं अब, मैं आपसे एक अगर स्टोरी है इसके पीछे तो बहुत अच्छा होगा और नहीं तो नॉर्मल नाम अगर ऐसे ही सूझा है तो वो आप बता सकते हैं। जो आपने नाम चूज़ किया अपने ब्रांड का, वो क्या इसके पीछे हाँ, कोई स्टोरी है सर? ये क्रिएटिव नाम था। बिल्कुल सर। और इस नाम मैं का एक बार वापस बता दीजिएगा सर। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में मैं आना चाहता था, एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज़ ग्लैमर इंडस्ट्री। तो मुझे लगा कि सिंबल ऑफ रोमांस कौन है? तो मैंने पाया किशोर के, हमारे लॉर्ड किशोर के बड़े चर्चे, ग्रेट। और उनकी बिलवेड थी राधा। आरएडी उससे आया है, और लकीली राधा मेरी वाइफ का नाम भी अच्छा, है। आई आया ओरिजिन ऑफ बिजनेस इंडिया एंड बाय मार्केट इंटरनेशनल को कंपनी। ओके। सो फुल नेम आपकी कंपनी का क्या है सर? रेडिको। रेडिको। ओके, सो ऐसे बना रेडिको का। तो आई थिंक सर रेडिको ने बहुत कुछ फैशंस बता दिया प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे समय की भी बाध्यता रहेगी क्योंकि ऐसे तो हमने देखा अगर दिन से रात भी हो जाए तो भी सर मैं तो से बोलते रहूंगा, मुझे डिस्कशन इतना चलता अनुभव रहेगा। है। तो हम वही पार्टों में बनाने की कोशिश करेंगे, सर से और समय लेंगे। ज़रूर सर का जैसे सर ने मैं कई इसका पार्ट स्टोरीज़ 2 भी ला सकते हैं बिल्कुल, आप। तो जो सर ने बोला था कुछ स्टोरीज़ जो हैं कि बहुत कैसे सारी। सर स्ट्रगल्स किए, कई जैसे अमेरिका के ऑर्डर्स के बारे में सर ने बताया, जर्मनी के ऑर्डर के बारे में, बट उसके पीछे भी स्टोरी थी कि रिजेक्शन हुए। तो बट एक उसका सार जो सर ने तो अपनी बात रखी थी, मैं भी आपको यही बताना चाहूँगा। सबका सार यही है कि आप अपना जो मनोबल है उनको ना गिरने बस। दें, नेगेटिव ना हो और पॉजिटिविटी के साथ अटेम्प्ट करें। अगर आपके मन में है और आपने अगर प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग ले ली है और डे 1 से कोई मिलेनियर नहीं बन जाता, लेकिन हाँ, हर कोई टाइम मिलेनियर लगता बन सकता है, उसको समय दें। और आप अगर लोगों की सर की भी अगर आप स्टोरी पढ़ेंगे या औरों की भी पढ़ते हैं तो उन्होंने भी यही बोला है कि हमने पहले जॉब की या हमने पहले समझा, सीखा, उसके बाद हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। है। डे 1 ज्ञान से ज्ञान को कैसे इम्प्लीमेंट करें? बिल्कुल। और इसी के साथ हम सर से एक थैंक बार फिर यू। से धन्यवाद कहेंगे सर, थैंक यू आपने हमें समय दिया अपने बहुमूल्य समय से। और बच्चों होप आपको भी बहुत कुछ नॉलेज सीखने को मिली होगी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में, हेयर कलर इंडस्ट्री के बारे में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपोज़र है जो आप अपने उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में ला सकते हो या अपने एजुकेशन में ला सकते हो और सर के साथ भी जुड़ सकते हो और अपने खुद का भी कुछ कर सकते हो।
जैसा सर ने बोला कि वी लव टू हैव मल्टीपल फोक्स इन आवर इंडस्ट्री, जो अभी कमी है वो आप लोग हो सकता है, और आगे आके हो सकता है मैं और सर मिलके आपसे बात करें और आपका कोई नया आइडिया सर के श्योर, साथ मिलकर के एक कुछ आई इनोवेटिव कैन बना सके। गाइड यू। यस, तो जो थैंक यू वेरी मिलियन डॉलर मच। की गाइडेंस आपको बिल्कुल सर, बिल्कुल। फ्री तो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।